हेलो एवरीवन, आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं जिसका नाम है कॉमन पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ इन ह्यूमन बॉडीज़। बॉडी के अंदर बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं जो टाइम के साथ अकर होती हैं, टाइम के साथ आती हैं बॉडीज़ में। किसी के बाय बर्थ होती हैं, किसी की अलग अलग टाइमिंग्स होती हैं, किसी एज में आती हैं, किसी एज में किसी के बाय बर्थ होती हैं। तो उन कॉमन पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उनको मैं अच्छे से डिस्क्राइब करने वाला हूँ। क्या क्या है वो सब चीज़ों के बारे में बताएंगे और इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। हेलो, आज हम बात करने वाले हैं कॉमन पॉस्चरल डिफॉर्मिटीज़ इन ह्यूमन बॉडीज़ के बारे में। बहुत सारी डिफॉर्मिटीज़ होती हैं बॉडी के अंदर जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अलग अलग बोन्स और मसल से रिलेटेड होती है, तो धीरे धीरे हम एक एक करके इसके बारे में आज जानेंगे। नंबर 1 इज़ सर्वाइकल। स्पॉन्डिलोसिस। सर्वाइकल, जिनको हम बोन्स के बारे में जानते हैं, सर्वाइकल एक बोन्स होती हैं, स्पाइन के अंदर कुछ बोन्स होती हैं, उससे रिलेटेड है, जिसकी बहुत सारे लोग इसको सिर्फ सर्वाइकल के नाम से जानते हैं, बट इसका पूरा नाम होता है सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस। सो सेकंड इज काइफोसिस। ये भी हमारी स्पाइन से रिलेटेड ही होती है, और भी कुछ बोन्स होती हैं जिससे रिलेटेड होती है, इसके बारे में डिस्क्रिप्शन बाद में बात करेंगे। थर्ड इज लॉर्डोसिस। लॉर्डोसिस भी हमारी काफ़ी हद तक स्पाइन से रिलेटेड ही है, सारी चीज़ें अभी जो बता रहा हूँ मैं उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। सो फोर्थ इज स्कोलियोसिस। ये भी हमारी स्पाइन से रिलेटेड ही है। फिफ्थ, जिसको हम बहुत ही सिंपल नाम है, शायद लोग नाम से समझ जाएंगे क्या होता है ये, नॉक नीज। Sixth is bored legs, and seventh is flat foot. So इनमें से कुछ के नाम को आप सुन के समझ गए होंगे कौन सी प्रॉब्लम है। जैसे सर्वाइकल बहुत ही कॉमन है, उसके बारे में हम जानते हैं, सबको पता चलता है। नॉक नीज के बारे में हम जानते हैं, बोर्ड लेग्स के बारे में भी ऑलमोस्ट सभी लोग जानते हैं, और फ्लैट फिट के बारे में भी हम काफ़ी लोग जानते हैं इस बारे में। बट हम इनको एक एक करके डिस्क्रिप्शन में हम जानेंगे ये किस वजह से होती है और इसके कितना आपको कोई पेनफुल होती है, नहीं होती है, और भी चीज़ों के बारे में जानेंगे, और इसके ट्रीटमेंट के बारे में भी बाद में हम डिस्कस करेंगे। सो सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, ये हम सब लोग जानते हैं कि सर्वाइकल हमारी बोन्स होती है नेक के बैक पार्ट में, यहाँ पे बोन्स होती हैं हमारी, उसकी वजह से जानते हैं। ये क्यों होती है? ये बैड पोस्चर की वजह से होती है, बैड पोस्चर ऑफ नेक, बैड पोस्चर ऑफ अपर बैक, शोल्डर्स एंड मिडिल बैक। इन सब चीज़ों की बैड पोस्चर की वजह से हमें सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस होता है। सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस ये सब बैड पोस्चर की वजह से होती हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि हमें बैड पोस्चर्स क्यों होती है। हमारी डेली रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, कोई भी हमारी पोस्चर ठीक तरीके से नहीं होती। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स उन लोगों को होती है जो लैपटॉप पर बहुत देर तक काम करते हैं और उनके पोस्चर कोई झुक के इस तरीके से काम करता है। बॉडी हमारी बनी है, वो सीधे रहने के लिए बनी है, बट हम उसको ध्यान नहीं रख पाते, तो ये सब प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अब जब ये प्रॉब्लम्स बैड पोस्चर की वजह से होती है, तो ये ठीक भी गुड पोस्चर की वजह से ही होगी। हमें पोस्चर के बारे में ध्यान रखना पड़ेगा। ये मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत ही पेनफुल होती है, और कुछ केसेस में जहाँ बहुत हल्की हल्की होती है वहाँ पे पहचान में नहीं आ पाती है, किसी को पता नहीं भी चल पाता है। बट इसके लिए हमें ध्यान क्या रखना है, हमें अपनी नेक के जो मसल्स हैं, जो सर्वाइकल बोन्स हैं, उनके ऊपर जो मसल्स हैं, उनको अपर बैक मसल्स, शोल्डर मसल्स और मिडल बैक मसल्स जो हैं, उनके बारे में अगर हम ध्यान रखेंगे तो ये प्रॉब्लम्स हमें नहीं होगी। तो हमें सबसे ज़्यादा ध्यान क्या रखना है, हमें गुड पोस्चर के बारे में ध्यान रखना है। सेकेंड डिफॉर्मिटी इज काइफोसिस। ये भी एक स्पाइनल डिफॉर्मिटी है। इसको हम कई और नामों से भी जानते हैं। ये बेसिकली होती क्या है, स्पाइन की जो एबनॉर्मल कर्वेचर की वजह से होती है। बॉडी इस तरीके से आगे झुकती है, ये स्पाइन जो है वो कर्वेचर में आ जाती है, और उसकी वजह से हम इसको स्पाइन जो है एबनॉर्मल राउंडिंग होती है हमारी बॉडी की, उसको हम इस तरीके से पहचान सकते हैं। इसको
किस नामों से हम जानते हैं बेसिकली? अगर नॉर्मल है, माइल्ड कंडीशन में है, तो इसको हम राउंडेड बैक के नाम से जानते हैं, जो इसके सिंपल वर्ड्स में। अगर ये थोड़ी ज़्यादा वर्स कंडीशन होती है तो इसको हम हंच बैक बोलते हैं। नॉर्मल केसेस में सिर्फ रेगुलर मॉनिटरिंग, यानी कि आप नॉर्मल अपने बॉडी का ध्यान रखें थोड़ा सा, तो ये दिक्कत नहीं देती हैं। बट जहाँ पे सीवियर केसेस आते हैं, जैसे हम हंच बैक की बात कर रहे हैं, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स को अंजाम देती है। जैसे कि ये पेनफुल तो होती ही है उस टाइम पे, इसके साथ साथ इसमें और भी प्रॉब्लम्स आती हैं। ब्रीदिंग प्रॉब्लम एक इसमें से बहुत बड़ा कॉज है। साथ साथ इसमें डाइजेशन प्रॉब्लम्स भी होती हैं। और ऑब्वियसली डिस्कम्फर्ट तो होगा ही होगा। जब ये सारी प्रॉब्लम्स होंगी तो आपको डिस्कम्फर्ट भी होगा। सो इस प्रॉब्लम का कोई एक फैक्टर अगर हम बोलेंगे किसी एक वजह से होता है तो बहुत गलत होगा। इसके बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, बट हमें ये चीज़ ध्यान रखनी है कि माइल्ड कंडीशंस में, जब ये नॉर्मल है, थोड़ी बहुत कंडीशन है, तो हम इसको एक ट्रीटमेंट के तरीके से हम इसको ठीक कर सकते हैं, जो कि मस्कुलर डिसऑर्डर भी है जिसमें से एक हमारा रीज़न। तो मस्कुलर डिसऑर्डर्स को हम ठीक कर सकते हैं। बट जहाँ ये सीवियर केसेस में आती हैं वहाँ ये मस्कुलर ट्रीटमेंट से, यानी कि मस्कुलर एक्सरसाइजेज से ठीक होने के चांसेस कम होते हैं। तो हमें उस टाइम उस डॉक्टर को देखना पड़ेगा उसके लिए। तो नेक्स्ट इज स्कॉलियोसिस। ये भी एक स्पाइनल से रिलेटेड है। इसमें क्या होता है कि बॉडी की स्पाइन इस तरीके से होती है कि वो एक तरफ में झुक जाती है। आपने बहुत से लोगों को इस तरीके से देखा, किसी की थोड़ी झुकती है, कोई बहुत ज़्यादा झुक जाते हैं। ये भी स्पाइनल की प्रॉब्लम हो गई है। ये मोस्टली प्यूबर्टी के टाइम पे होती है। प्यूबर्टी अलग अलग टाइम पे आती है, बॉयज़ में और गर्ल्स में। सबको पता होगा शायद कि प्यूबर्टी क्या होती है, तो आप समझ सकते हैं किस टाइम पे आती है। माइल्ड केसेस में ये क्योरेबल है, इसका ट्रीटमेंट मस्कुलर एक्सरसाइजेज से हो सकता है। बट सीवियर केसेस में इसका ट्रीटमेंट बाय फिजियोथेरेपी और बाय डॉक्टर्स की सजेशन या फिर कोई ट्रीटमेंट, कोई सर्जरी वगैरह से हो सकता है। तो नेक्स्ट इज लॉर्डोसिस। ये भी स्पाइन से रिलेटेड है, हमारी लंबर स्पाइन से रिलेटेड है। इसमें हमारी बॉडी जो है जस्ट अबव द हिप्स, हमारी बॉडी एक अलग आर्च मेंटेन करती है, एक अंदर जो है आर्च बन जाता है इसका। ये भी एक डिफॉर्मिटी है। ये किसी भी सर्टेन एज में हो सकती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं है इसका, क्योंकि ये इसका बहुत बड़ा एक कॉज है आर्थराइटिस। आर्थराइटिस आप लोग जानते होंगे बोन से रिलेटेड होती है। और एक इसका दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि मस्कुलर इम्बैलेंसेस होते हैं बॉडी में, जो हम ट्रेन अलग तरीके से करते हैं बॉडी को। कोई मसल हमारी टाइट हो सकती है, कोई ज़्यादा लूज़ हो सकती है, जिसकी वजह से ये हो सकती है। तो हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो नॉर्मली होती हैं माइल्ड केसेस में, हम प्रॉपरली इसको बाय ट्रेनिंग, बाय अप्रोप्रिएट एक्सरसाइजेज हम इसको क्योर कर सकते हैं। सो घबराने की बिल्कुल इसमें ज़रूरत नहीं है। बट हाँ, सीवियर केसेस में आपको ट्रीटमेंट्स की ज़रूरत पड़ सकती है, जो सर्जरीज भी हो सकती हैं, और भी डॉक्टर्स आपको इस बारे में बता सकते हैं। सो नेक्स्ट इज नॉकीज। बहुत से लोग इस बारे में जानते हैं, आई एम श्योर, बट इसको आप पहचानेंगे कैसे? नॉर्मली कोई चलता फिरता जो है, जनरली किसको थोड़ा बहुत होता है वो पहचान नहीं में आता है। बट इसको हम पहचानेंगे इस तरीके से, अगर आपने नॉर्मल अपनी एंकल्स को रखा हुआ है, अगर आपकी यहाँ पे एंकल्स हैं, अगर आपकी एंकल साथ में है और आपके नीज़ टकरा रहे हैं, दैट मीन्स कि आप नॉर्मल हैं। बट अगर आपकी एंकल्स को अलग रखते हुए फिर भी आपके नीज़, मतलब दोनों चीज़ें अगर साथ में है तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपकी नीज़ टकरा रही हैं और आपकी एंकल साथ में नहीं टकरा पा रही है, दैट मीन्स यू आर नॉक्ड नीज़। ये गैप जो है इसमें होना ज़रूरी है। अगर हम इसको थोड़ा सा दूर रखते हैं तो इस तरीके से आप पहचान सकते हैं। जनरली छोटा बच्चा जब चलना सीखता है तो हर किसी को आपको लगेगा कि ये नॉक नीज़ है, बट जब वो ग्रोइंग स्टेज में होता है, उसकी बोन्स बन रही हैं, तो वो नॉक नीज़ होना नॉर्मल है। बट 4 से 6 साल की एज में नॉक नीज़ ऑटोमेटिकली ठीक हो जाती है। अगर उसके बाद भी वो ठीक नहीं होती हैं तो आपको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। और ट्रीटमेंट से मेरा मतलब है आप एक्सरसाइजेज़ के थ्रू भी उसको कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप डॉक्टर को भी देख सकते हैं। किसी भी एज में जाके इसका
ट्रीटमेंट होना पॉसिबल है। ऐसा नहीं है कि आपको छोटी एज में ही सोचना पड़ेगा इसके बारे में। अगर आप आज भी अपने आप को देख रहे हैं, आप किसी भी एज में हैं, आज भी अपने आप को देख रहे हैं और आपको अपनी नॉक नीज लग रही हैं, तो आप अभी भी उसको ट्रीट कर सकते हैं। इसके लिए आपको अभी भी देरी नहीं हुई है। सो नेक्स्ट इज बोर्ड लेग्स। इट्स जस्ट द अपोजिट ऑफ नॉक नीज। जैसे नॉक नीज में था कि आपकी नीज टकरा जाती हैं बट आपकी एंकल्स नहीं टकराती हैं, इसमें उल्टा है, आपकी एंकल्स आपस में टकराती हैं बट आपकी नीज टच नहीं करती है, नीज अपार्ट रहती हैं। ऐसा आपने बहुत से लोगों को देखा होगा, ऐसा होता है। तो ये बहुत से लोगों में होता है, तो इसमें घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये भी क्योरेबल है, ट्रीटमेंट है। ये अपने आप ओवर द टाइम भी ठीक हो सकती है। अगर वो नहीं ठीक होती है तो आप उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। ट्रीटमेंट एक्सरसाइजेस के थ्रू भी हो सकता है और इसके लिए हो सकता है कि ज़्यादा अगर कंडीशन वर्स होती है तो सर्जरीज भी हो सकती है। तो द नेक्स्ट डिफॉर्मिटी इज फ्लैट फुट। ये बेसिकली क्या है कि आपकी जो फीट का आर्च होता है वो आर्च नहीं होता है। जब आपकी फीट का एंटायर पार्ट, ये आप देख रहे हैं आर्च होता है ये, बट जब फीट का एंटायर पार्ट, ये आर्च नहीं होता, जब फीट का एंटायर पार्ट जो है आपके फ्लोर को टच कर रहा है, दैट मीन्स यू आर फ्लैट फुट। इस फ्लैट फुट की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। काफ़ी सारे केसेस में ये पेनफुल होता है, बट ये होता क्यों है? इसका मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं हर चीज़ के, हर डिफॉर्मिटी के। ये किसी इंजरी की वजह से भी हो सकता है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आपकी बॉडी आर्च बनाने में सक्सेसफुल नहीं रही हो। तो इसमें ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी किसी कमी की वजह से ऐसा हुआ है। ऐसा जनरली बचपन में किसी को भी हो सकता है और ट्रीटमेंट से ये ठीक तो नहीं हो सकती है प्रॉपर तरीके से, पूरी तरीके से ठीक नहीं हो सकती है, बट हाँ आपके पेन वगैरह में थोड़ा सा रिलीफ मिल सकता है। बहुत ही सैड बात है कि दुखद बात है कि देश में 1 करोड़ केसेस, तकरीबन 1 करोड़ केसेस हर साल फ्लैट फुट के होते हैं। इसमें आप खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, बस आप ट्रीटमेंट लेके उसको थोड़ा सा, पेन को थोड़ा सा कम कर सकते हैं। सो आज जैसे कि आपने देखा, हमने काफ़ी सारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ के बारे में बात की है। मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि इसमें जितनी भी सारी पोस्चरल डिफॉर्मिटीज़ है, हर किसी का ट्रीटमेंट है, हर कुछ चीज़ ठीक हो सकती है, बिना किसी सर्जरी के भी ठीक हो सकती है। बट सक्सेसफुल होना एक ग्रेटर एक्सटेंट तक सक्सेसफुल हुई हैं, बट सक्सेसफुल होने की गारंटी नहीं है कि इस चीज़ की आप 100% हो सकते हैं। बट फिर भी मैं बोलूँगा कि सर्जरी से पहले हर कोई कोशिश करता है कि हम इसका ट्रीटमेंट एक्सरसाइजेज़ के थ्रू कर सकें। तो एक्सरसाइजेज़ आप करिए, उसके रिगार्डिंग आप अपने ट्रेनर से बात करिए अगर आपको लगता है कि ये प्रॉब्लम है। मुझे लगता है कि इस वीडियो से आपको काफ़ी हद तक समझ में आया होगा। जिसको भी डिफॉर्मिटी होगी वो देखकर समझ सकता है कि उसका कौन सी डिफॉर्मिटी है, और इसके बारे में मैं आगे भी डिस्कस करूंगा। मैं अगली वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से नॉर्मल जो छोटी मोटी चीज़ें हैं आप जो आप घर पे भी कर सकते हैं, कैसे उसको ठीक कर सकते हैं। बट अगर किसी को बहुत सीवियर टर्म्स है तो उसको डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है। अगर नॉर्मल कंडीशंस हैं, थोड़ा बहुत पेन होता है, ऐसा कुछ है, तो आप डॉक्टर से सजेस्ट करने की बजाय पहले अपने ट्रेनर से भी सजेस्ट कर सकते हैं। आप मुझसे भी सजेस्ट कर सकते हैं। आई एम ऑलवेज ओपन विद दिस। यू कैन मेल मी, यू कैन कॉल मी एनी टाइम। So thank you so much for watching this video. I hope आपको काफ़ी कुछ समझ में आया होगा, काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ मिथ्स क्लियर हुए होंगे। जैसे कि लोग सोचते हैं कि अगर ये मेरे को बाय बर्थ ये आई है चीज़ तो ये ठीक नहीं हो सकती। तो ये मिथ हमें तोड़ना बहुत ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं है कि आपको बाय बर्थ ये प्रॉब्लम आई है तो ये बाद में जाकर ठीक नहीं हो सकती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 100% ठीक हो सकती है, बट हाँ बहुत हद तक ठीक हो सकती है। और पेन में अगर हमें थोड़ी भी राहत मिले, हमारी कंडीशन थोड़ी भी सुधर जाती है, तो वो एक बहुत बड़ी सफलता होगी, मैं कहता हूँ। So thank you so much for watching. Please do like, subscribe and share. Thank you.